हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव टूर एंड ट्रैवल वेबसाइट और सिर्फ HTML और CSS की मदद से हम ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव टूर एंड ट्रैवल वेबसाइट बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखाऊं तो देखो, हमें यहाँ पर हेडर में हमारे बैकग्राउंड पर एक बहुत अच्छी सी इमेज लगी हुई है। यहाँ पर आपको H2 का टैग दिख रहा है, H2 के टैग के नीचे आपको यहाँ पर एक अंडरलाइन दिख रही है और यहाँ पर हमने एक H1 का टैग भी लगाया हुआ है और उसके साथ साथ एक एक्सप्लोर मोर का बटन भी है। ठीक है, इस पर देख रहे हो आप कैसा, यहाँ पर मैंने एक होवर इफेक्ट लगाया हुआ है। पहले ये लाइट दिख रहा होता है, जैसे ही मैं इस पर होवर करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर डार्क हो जाता है। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ जैसे ही मैं इस हेडर से नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा अपकमिंग इवेंट्स का। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, एक हेडिंग दिख रही है अपकमिंग इवेंट्स की। यहाँ पर आपको दो कार्ड्स दिख रहे हैं, दो बहुत अच्छी सी इमेजेस दिख रही हैं, टेक्स्ट दिख रहा है, एक्सप्लोर इवेंट का यहाँ पे बटन दिख रहा है। और जैसे ही मैं इन इमेजेस पे होवर कर रहा हूँ तो देख रहे हो यहाँ पर मैंने कितना ज़बरदस्त होवर इफेक्ट लगाए हुए इन इमेजेस पे। तो ये चीज़ हम कैसे बना सकते हैं CSS में, ये भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, फुटर दिख रहा है। तो ये एक छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है? बिल्कुल कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। आपको पता है कि मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स बना के दिखाता हूँ वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होते हैं। अब आप बोलोगे भाई प्रूफ दिखाओ कि ये रिस्पॉन्सिव है भी या नहीं। तो भाई ये लो, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखो अभी हमें हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। जैसे ही मैं इस वेबसाइट की स्क्रीन का साइज छोटा करता रहूँगा, आप देखना कि ये जो बैकग्राउंड पर इमेज है ना, देखना ये किस तरीके से रिस्पॉन्सिव होती रहेगी। देखो जैसे ही मैं इसको स्मॉल डिवाइसेस में लेकर आ रहा हूँ तो देख रहे हो किस तरीके से ये बैकग्राउंड इमेज जो है वो रिस्पॉन्सिव होती जा रही है। देख रहे हो, और यहाँ पर देखो टेक्स्ट भी किस तरीके से रिस्पॉन्सिव होता जा रहा है। तो ये चीज़ हम कैसे बना सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये अपकमिंग इवेंट्स का सेक्शन, ये भी कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। देख रहे हो ये स्मॉल डिवाइसेस में ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब आपकी मोबाइल डिवाइसेस में ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और आपका जो फुटर सेक्शन है वो भी कंप्लीट क्या है, रिस्पॉन्सिव है। तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव टूर एंड ट्रैवल वेबसाइट आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और उनको बताओ कि यहाँ पर बिगिनर फ्रेंडली HTML और CSS के प्रोजेक्ट्स बनाकर सिखाए जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ एक एक प्रोजेक्ट मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ और सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ कि अगर ये प्रॉपर्टी यूज़ करिए तो क्यों करिए, ताकि आपकी HTML और CSS की स्किल्स और ज़्यादा ग्रो हो सकें। ठीक है, सबसे पहले हमने रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, फिर हमने रिस्पॉन्सिव एंड एनिमेटेड रजिस्टर एंड लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन बनाया था, फिर हमने प्रोडक्ट कार्ड UI डिज़ाइन बनाया था, फिर हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव ई-कॉमर्स प्रोडक्ट कार्ड पेज बनाया था। फिर मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आप अपनी इन प्रोजेक्ट्स को, इन स्टैटिक वेबसाइट्स को कैसे फ्री होस्ट कर सकते हो नेटलीफाई पे। फिर हम लोगों ने ग्लास मॉर्फिज्म प्रोफाइल कार्ड्स भी बनाए थे। फिर हम लोगों ने एक रिस्पॉन्सिव ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बनाई थी जो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिव ई-कॉमर्स वेबसाइट थी। इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद हम लोगों ने क्रिएट रिस्पॉन्सिव एनिमेटेड प्रोफाइल कार्ड्स भी बनाए थे। फिर मैंने आपको 3D साइन अप एंड लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन बना के दिखाया था और लास्ट जो प्रोजेक्ट था हमारा वो था रिस्पॉन्सिव एंड एनिमेटेड टाइमलाइन वेबसाइट। तो इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने पास इसको एक्सेस भी कर लो, ताकि आने वाले टाइम में मैं जितने भी HTML और CSS के रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट्स आपको बनाकर सिखाऊं वो सारे यहाँ पर ही आपको मिलेंगे। ठीक है, हर वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इनका सोर्स कोड भी मिल जाएगा। जितनी भी इमेजेस वगैरह यूज़ करता हूँ वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो खैर बातें बहुत हो गई हैं, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और आज हम बनाने वाले हैं ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव टूर एंड ट्रैवल वेबसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर। मैंने एक फोल्डर बना लिया रिस्पॉन्सिव टूर वेबसाइट के नाम से। आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हो। फोल्डर बनाने के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आकर राइट क्लिक करने के बाद आपने ओपन विद कोड पे क्लिक कर देना है। तो आपका VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो ये चीज़ मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी बता देता हूँ। आपने यहाँ पर आकर क्लिक करना हो, यहाँ पर आकर लिखना है CMD। जैसे ही क्लिक करोगे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर लिखना है कोड स्पेस डॉट। जैसे ही हिट एंटर करोगे तब भी आपका VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा, लेकिन मेरे पास ओपन विद कोड का ऑप्शन आता है तो मैंने राइट क्लिक करके VS कोड को इस फोल्डर में ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है इमेजेस का, जिसमें मेरी वो इमेजेस हैं जो मैं इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ। अब ये इमेजेस कहाँ से आती हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको हर प्रोजेक्ट में बताता हूँ, इसमें भी बता देता हूँ। पिक्सब एक वेबसाइट है, सोर्स एंड स्प्लैश एक वेबसाइट है, pexels.com एक वेबसाइट है, freepik.com वेबसाइट है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। वहाँ पर आप इजीली फ्री इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। और अगर आपने यही इमेजेस यूज़ करनी है तो आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद आप फर्स्ट कमेंट चेक करो। फर्स्ट कमेंट में आपको यहाँ पर एक लिंक दिख रहा होगा सोर्स कोड का। ठीक है, आप उस सोर्स कोड पे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड भी मिल जाएगा और जो इमेजेस मैं प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ वो इमेजेस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने सारी बातें कर ली हैं। अब हम आ जाते हैं और यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर एक फाइल बना लूँगा index.html के नाम से, जो मेरी HTML की फाइल होने वाली है। उसके बाद मैं एक और फाइल बनाऊँगा style.csv
CSS के नाम से, जिसमें मैं अपनी स्टाइलिंग करूँगा इस प्रोजेक्ट की। तो मैंने ये 2 फाइल्स बना ली हैं। index.html की फाइल में आऊँगा, Shift 1 प्रेस करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर करूँगा, ये HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो चुकी है। टैब प्रेस करूँगा, दोबारा टैब प्रेस करूँगा, टाइटल के टैग में आकर यहाँ पर मैं लिख लूँगा रिस्पॉन्सिव टूर एंड ट्रैवल वेबसाइट। ठीक है, ट्रैवल की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ट्रैवल वेबसाइट। ठीक है, इस तरीके से हमने टाइटल लिख लिया। अब ये जो CSS की जो एक्सटर्नल शीट बनाई है, इसको यहाँ पर लिंक भी करवा लेते हैं। तो लिंक कैसे करवाते हैं, लिंक कॉलन CSS, और style.css की जगह मैं क्या लिखूंगा, style.css ही लिखूंगा, क्योंकि मेरी CSS की फाइल का क्या नाम है, स्टाइल। जब भी मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, style.css। ठीक है, ये इतना काम तो हमने कर लिया। अब यार मुझे अपनी वेबसाइट में, अपने प्रोजेक्ट में ये बहुत अच्छा सा ये जो फॉन्ट है, मुझे ये भी यूज़ करना है। तो ये फॉन्ट कहाँ से आएगा, गूगल फॉन्ट फैमिली से। आपने जाकर लिखना है गूगल फॉन्ट फैमिली। ये जो पहला लिंक आ रहा है, आपने इस पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने सर्च करना है पॉपिंस का फॉन्ट। आप चाहो तो आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। मुझे ये पॉपिंस वाला फॉन्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर आकर मैं यहाँ पे आके ये जो पहले से फॉन्ट ज़रा सिलेक्ट हुए हैं, मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ रिमूव ऑल, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से करके दिखाऊँ। मैं एक ये 300 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक ये मैं 500 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, और एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 700 वाला। ठीक है, ये 2-3 मैंने जो है वो स्टाइल सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इस लाइन को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और यहाँ पर style.css में लाके इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर लगाना है यूनिवर्सल सिलेक्टर, और यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर आपने जो पहली प्रॉपर्टी लिखनी है वो क्या लिखनी है, ये वाली, ताकि आपके पूरे वेब पेज पर कौन सी फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाए, ये पॉपिंस वाली फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाए। Ctrl+S इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमारा यहाँ पर इसका काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इस फाइल को भी यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। ठीक है भाई, गुड बाय गूगल फॉन्ट फैमिली, मेरा काम हो चुका है। ठीक है भाई, आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML5 में हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से एक एलिमेंट होता है हमारे पास कौन सा, हेडर। ठीक है, जब भी आपने हेडर बनाना होता है तो आप क्या यूज़ करते हो, हेडर का टैग यूज़ करते हो। इसके अंदर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर आप एक डिव बनाओगे और उसको क्लास दे दोगे हेडर डैश कंटेंट के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक डिव बना लिया जिसको मैंने क्लास क्या दे दी, हेडर डैश कंटेंट के नाम से। इसके अंदर मैं एक h2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लूँगा क्या, डिस्कवर। ठीक है, डिस्कवर दी कलरफुल, और कलरफुल के बाद मैं यहाँ पे लिख लूँगा वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक h2 का टैग लगा लिया है। उसके बाद एक काम ये करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने हेडिंग टैग के बाद यहाँ पर एक अंडरलाइन भी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर एक डिव बना लूँगा जिसको मैं क्लास दे दूँगा लाइन के नाम से। तो डॉट लाइन लिखूँगा, एंटर करूँगा तो एक डिव बन चुका है जिसकी क्लास क्या है, लाइन है। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। इसके बाद मैं एक h1 का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा फैंटेस्टिक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लूँगा फैंटेस्टिक, और उसके बाद मैं लिख लूँगा सरप्राइज। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद इस h1 के टैग के बाद मुझे लगाना है एक एंकर टैग, यहाँ पे मैं लिख लूँगा हैश, और इसके अंदर मैं एक क्लास दे दूँगा किस नाम से, BTN के नाम से। ठीक है, क्योंकि मुझे इस एंकर टैग को क्या बनाना है, एक बटन बनाना है। और इस पर मैं क्या लिख लूँगा, यहाँ पर मैं लिख लूँगा एक्सप्लोर नाउ। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। और यहाँ पर हम आ जाते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका स्केलेटन यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। सिर्फ हमारे हेडर में सिर्फ और सिर्फ यही काम है, और कोई काम मैंने नहीं करना है। Ctrl+S से सेव करूँगा और गो लाइव पर क्लिक करूँगा। लाइव सर्वर क्या करेगा, index.html की फाइल को मेरे वेब ब्राउजर में रन करके दिखा देगा। तो देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब आप बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पर आपको मार्जिन और पैडिंग दिख रही है, तो इसको कैसे ख़त्म करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। आपने यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर में आके लिखना है M0 + P0 और सिर्फ एंटर प्रेस करो। देखो VS कोड ने आपको यहाँ क्या दिखा दिया, एक जादू दिखा दिया है। इसके अंदर अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक काम ये करना है कि आप यहाँ पे लिखोगे बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी दे दोगे। ठीक है, ताकि आप जिस चीज़ को जो विड्थ और हाइट दो वो एक्चुअल में वही रहे। Ctrl+S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो जो एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग आ रही थी वो यहाँ से जा चुकी है। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि भाई इस पूरे प्रोजेक्ट में मैं जितने भी एंकर टैग यूज़ करूंगा, तुमने क्या करना है, उन सबका टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देना है। मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा TDN का मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जैसे ही मैं Ctrl+S से सेव करूंगा तो देखो यहाँ पर ये जो मैंने एंकर टैग यूज़ करा था, इसके नीचे जो अंडरलाइन आ रही थी वो अब यहाँ से जा चुकी है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ज़रा एक सेकंड, मैं इसको यहाँ से सही कर लेता हूँ और हम इसको वापस ज़रा सही कर लेते हैं।
ठीक है भाई, हमने यहाँ पर एंकर टैग को भी स्टाइल कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और मैं बोलूँगा कि भाई मेरे हेडर वाले एलिमेंट को क्या करो, टारगेट करो। इसमें मैं सबसे पहले बोल दूंगा विड्थ कितनी दे दो, इसको 100 VW की दे दो। ठीक है, व्यू पोर्ट विड्थ, और हाइट इसको दे दो 100 व्यू पोर्ट हाइट की। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बोलूँगा कि भाई इसमें मैंने अप्लाई करनी है क्या, बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करनी है। और बैकग्राउंड इमेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा URL के अंदर मैं लिखूंगा इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाओ। क्या बोलूँगा, इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाओ और यहाँ पर image1.jpg ये वाली जो इमेज है इसको क्या करो तुम यहाँ पे सेट कर दो। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर image-1.jpg वाली इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है। मैंने बोला कि इसको क्या कर दो, सेट कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई उस बैकग्राउंड की क्या कर दो, पोजीशन। उस बैकग्राउंड की पोजीशन मैं इसको बताऊँगा कि उस बैकग्राउंड की पोजीशन आप कर दो बॉटम सेट कर दो, और उस बैकग्राउंड का साइज़ क्या कर दो, आप उसको कवर कर दो। ठीक है, ताकि वो आपके कवर पे बिल्कुल सेट हो जाए। अच्छा जी, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो मेरी इमेज जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर आकर इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ और देंगे। एक हम देंगे DF का मतलब डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। AIC का मतलब अलाइन आइटम सेंटर कर दो। और JCC का मतलब जस्टिफाई कंटेंट भी क्या कर दो, सेंटर कर दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको देखो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेंटर में आ चुकी हैं। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं कि यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर नहीं करेंगे, अलाइन आइटम्स हम इसको दे देंगे फ्लेक्स एंड। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको नीचे दिखें, तो मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर दिखाता हूँ। तो देखो ये बिल्कुल यहाँ पे नीचे आ चुकी हैं। इसको अभी हम सेट करेंगे और सेट करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, इसको बहुत अच्छा से वेबसाइट बनाएंगे हम। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब मैंने अपना हेडर तो डिज़ाइन कर लिया, अब मैं यहाँ पर अपनी हेडर डैश कंटेंट वाली क्लास को क्या करूँगा, डिज़ाइन करूँगा। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे लिखा हेडर डैश कंटेंट, और इसमें मैं सबसे पहले बोलूँगा मार्जिन बॉटम से इसको कितनी दे दो, 150 पिक्सल दे दो। ठीक है भाई, उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई कलर इस पर क्या अप्लाई कर दो, #FFF वाला कलर मतलब वाइट कलर इसको दे दो। और उसके बाद मैं बोलूँगा TAC टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो, सेंटर कर दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल हमारा टेक्स्ट वगैरह बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं बोलूँगा कि भाई इस हेडर कंटेंट के अंदर एक H2 है, उसको स्टाइल करो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडर डैश कंटेंट, और हेडर डैश कंटेंट के अंदर एक H2 है। अब मुझे क्या करना है, उसको स्टाइल करना है। यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूँगा कि भाई इसका सिंपल सा क्या कर दो, फॉन्ट साइज इसका कर दो 4V-min। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जैसे जैसे आपका स्क्रीन साइज छोटा होता जाएगा, ये अपने फॉन्ट साइज को भी क्या करता रहेगा, छोटा करता रहेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज क्या हो चुका है, 4Win में हो चुका है। इस तरीके से आप अपने फॉन्ट साइज को क्या कर सकते हो, मतलब इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने दे दी है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर डॉट लाइन वाली क्लास को टारगेट करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे उस हेडिंग टैग के नीचे क्या लगानी है, एक अंडरलाइन लगानी है। सबसे पहले मैं इसको विड्थ दे दूंगा 150 पिक्सल की, उसके बाद मैं इसको हाइट दे दूंगा 4 पिक्सल की। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई इसका जो बैकग्राउंड है वो आपने किस कलर का कर देना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा #219C90। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पे क्या दे दूंगा, कलर दे दूंगा। इसका मैंने बैकग्राउंड कलर ये दे दिया है। उसके बाद मैं इसको मार्जिन दूंगा टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से मैं इसको दे दूंगा ऑटो। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। और उसके बाद अब मैं आखिरी चीज़ जो करूँगा वो मैं ये करूँगा कि इसको बॉर्डर रेडियस दे दूंगा। ठीक है, बॉर्डर रेडियस में इसको दे दूंगा 5 पिक्सल, ताकि इसके कॉर्नर्स थोड़े से क्या हो जाए, राउंडेड हो जाए। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर ये लाइन आ चुकी है। देखो एग्जैक्ट जैसे यहाँ पर ये लाइन आ रही है, वैसे ही यहाँ पर भी मैंने ये लाइन बना ली है। ज़बरदस्त हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने हेडर कंटेंट के अंदर जो मेरा H1 है उसको टारगेट करना है। तो मैं लिखूंगा डॉट हेडर डैश कंटेंट, और इसके बाद मैं लिखूंगा H1 का टैग। और इसमें मैं क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा, सबसे पहले मैं दूंगा फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में इसको दे दूंगा 7V-min। इसका क्या मतलब होता है, V-min का मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे आपकी स्क्रीन का साइज छोटा होता जाएगा, ये अपने फॉन्ट के साइज को भी क्या करता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसको बोल दूंगा मार्जिन टॉप। ठीक है, MT लिखूंगा, और MT में इसको दे दूंगा 30 पिक्सल, मतलब मार्जिन टॉप से इसको कितना दे दो, 30 पिक्सल दे दो। और मार्जिन बॉटम भी मैं इसको कितना दे दूंगा, 30 पिक्सल दे दूंगा। ठीक है भाई, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, चलकर आपको दिखाता हूं। तो देखो यहाँ पर ये आपको कुछ बिल्कुल इसी तरीके से दिख रही है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाई थी बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर भी दिख रही है। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। हमने अपने H1 को भी क्या कर लिया, डिज़ाइन कर लिया है। अब मैं अपनी वो जो मेरा एंकर टैग है जिसको मैंने क्लास दी है .btn की, मैं उसको स्टाइल करूँगा। तो मैं लिखूंगा .btn, और इसके अंदर मैं पैडिंग दे दूंगा टॉप और बॉटम से 8 पिक्सल की, और लेफ्ट और राइट से मैं इसको दे दूंगा 15 पिक्सल की। ठीक है भाई, उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड दूंगा, और बैकग्राउंड कलर मैं इसको वही सेम दूंगा जो मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस इसको दे दूंगा। तो बॉर्डर रेडियस इसको हम दे देंगे 30
पिक्सल का, ठीक है, ताकि इसके कॉर्नर्स जो है वो ज़्यादा राउंडेड होकर मिले आपको, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कलर दे दूंगा कि भाई इसका जो टेक्स्ट कलर है वो क्या कर दो, वाइट कर दो। और इसके साथ साथ मैं इसको ओपेसिटी दे दूंगा। क्यों ओपेसिटी मैं क्यों दे रहा हूँ मैं भी बताता हूँ, 0.8 दे दूंगा। और उसके बाद मैं इसको ट्रांजिशन भी दे दूंगा, कितनी, 0.5 सेकेंड की। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मैं यहाँ पे आके बोलूँगा ट्रांजिशन इसको कितनी दे दो, 0.5 सेकेंड की ट्रांजिशन। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मेरा ये बटन आ चुका है। अब देखो ये जो आपको बटन दिख रहा है ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, ठीक है। ये आपको बटन क्या दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी मैंने क्यों अप्लाई करी है कि जब भी मैं इस पर होवर इफेक्ट करूंगा, जब भी मैं इसको होवर करूंगा एक स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ, ये आपको थोड़ा सा डार्क होकर देखे, ठीक है। तो अब इस पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके इस पर होवर इफेक्ट भी लगा लूंगा। तो मैं .btn लिखूंगा, .btn के बाद मैं यूज करूंगा सूडो क्लास का, और सूडो क्लास में मैं बोल दूंगा कि भाई जब भी इस पर क्या किया जाए, होवर किया जाए, इसकी ओपेसिटी को क्या कर दो, 1 कर दो। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ओपेसिटी 1 ही होती है। ओपेसिटी 1 से कम देने से क्या होता है कि वो एलिमेंट थोड़ा सा लाइट हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो अभी ये बटन लाइट है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगा तो देखो जैसे ही होवर कर रहा हूं ये थोड़ा सा डार्क हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना हेडर यहाँ पे कंप्लीट डिजाइन कर लिया है। क्या ये हेडर कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, जरा चेक कर लेते हैं। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा, और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं चेक करता हूं। तो देखो जैसे ही मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो देख रहे हो मेरी बैकग्राउंड इमेज भी जैसा मैंने आपको उस प्रोजेक्ट में दिखाया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रही है, मेरी बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल अच्छे से रिस्पॉन्सिव हो रही है। और देखो जैसे ही मैं और छोटी डिवाइसेस में आऊंगा तो देखो मेरा टेक्स्ट भी क्या हो रहा है, खुद से छोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, वो जो मैंने vmin की प्रॉपर्टी यूज करी है ये सारी चीजें उस वजह से हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना हेडर कंप्लीट डिजाइन कर लिया और कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हमारा हेडर, ये चीज भी हम देख चुके हैं। अब हम आ जाएंगे बाकी चीजों का देखने, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक सेक्शन बना लूंगा, ठीक है। और इस सेक्शन को मैं यहाँ पर एक क्लास भी दे दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट इवेंट्स के नाम से क्या करूंगा, इसको एक क्लास दे दूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा कि भाई यहाँ पर एक डिव बना दो और उसको टाइटल के नाम से मैं क्लास दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट टाइटल। तो यहाँ पे मेरा एक डिव बन चुका है जिसकी क्लास क्या है, टाइटल है। इसके बाद मैं एक h1 का टैग लगाऊंगा और इस h1 के टैग के अंदर मैं लिख लूंगा अपकमिंग इवेंट्स, ठीक है। इस तरीके से मैं एक हेडिंग लगा लूंगा। उसके बाद अब मैंने क्या काम करना है, मैं यहाँ पर आकर एक डिव एलिमेंट बनाऊंगा और उसकी क्लास क्या दूंगा, लाइन ही दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इसके अंदर भी क्या लगानी है, क्योंकि मुझे इस एलिमेंट के नीचे भी क्या करनी है, एक अंडरलाइन लगानी है, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर करी थी वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगा, ठीक है भाई। उसके बाद अब मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर इस डिव एलिमेंट को, यहाँ पर ये जो क्लोज हो रहा है, इस डिव एलिमेंट के क्लोज होने के बाद मैं एक और डिव एलिमेंट बनाऊंगा जिसको मैं क्लास दे दूंगा रॉ की। और इस रॉ वाले डिव के अंदर मैं एक और डिव एलिमेंट बनाऊंगा जिसको मैं क्लास दे दूंगा कॉलम की, ठीक है, कॉल के नाम से। और इस कॉलम के अंदर मैं क्या करूंगा, एक इमेज टैग लगाऊंगा और इस इमेज टैग के अंदर मैं पाथ दूंगा कि भाई इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाओ और image-2.jpg ये वाली जो इमेज है इसको तुम यहाँ पे लगा लो। उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई h4 का एलिमेंट लगाओ और यहाँ पर मैं एक हेडिंग लिख दूंगा इवेंट 01 कि भाई ये हमारा पहला इवेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर एक पैराग्राफ टैग लगा लूंगा और यहाँ पे आके मैं सिंपल एक डमी पैराग्राफ लिख लूंगा लॉरेम 10 का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये काम अच्छे से कर लिया है। इसके बाद मुझे एक बटन भी बनाना है तो मैं एक एंकर टैग लगाऊंगा। एंकर टैग लगाने के बाद मैं इसको क्लास दे दूंगा वही सेम जो मैंने प्रीवियस एंकर टैग को दी थी, ठीक है। मैंने इसको क्लास क्या दे दी है, यहाँ पे btn की क्लास दे दी है। और यहाँ पर मैं इस एंकर टैग के अंदर क्या लिखूंगा, मैं एक सेकंड ज़रा थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ ताकि ज़रा आपको सही से चीज़ें दिखें भी। मैं इस एंकर टैग के अंदर लिख लूँगा एक्सप्लोर इवेंट, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लूँगा, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। और एक काम हम ये करेंगे कि हम इस डिव को, ये जो कॉलम वाला जो मेरा डिव है इसको हम यहाँ पे Ctrl+C करेंगे और इसी के नीचे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। क्योंकि मुझे कितने कार्ड चाहिए, 2 कार्ड चाहिए। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, image-3 कर दूंगा ताकि वो जो मेरी तीसरी वाली इमेज है वो यहाँ पर लग जाए। और इवेंट 01 की जगह मैं लिख दूंगा इवेंट 02। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये चीज़ तो हमारे पास हेडर आ रहा था, लेकिन उसके बाद ये मेरी बहुत बड़ी क्या आ चुकी हैं, इमेजेस आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो चलो अभी हम इसको सेट कर लेंगे, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। हम आ जाते हैं यहाँ पर और अपनी स्टाइल शीट में चलेंगे ताकि अब हम इन चीज़ों को क्या कर सकें, स्टाइल कर सकें। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि भाई मेरे सेक्शन वाले एलिमेंट को क्या करो, टारगेट करो। और इसके अंदर सबसे पहले तुम इसकी विड्थ कितनी दे दो, 80% दे दो, ठीक है। और मार्जिन इसको दे दो टॉप और बॉटम से 80 पिक्सल दे दो और लेफ्ट और राइट से तुम इसको दे दो ऑटो, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो क्या मेरे पास कुछ
हुआ है अभी यहाँ पे, अभी कोई इतनी खास चीज़ नहीं हुई है, बस यहाँ पर ये अपकमिंग इवेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलो भाई ठीक है, अभी हम करते हैं, खास चीज़ें भी करते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा अपनी टाइटल वाली क्लास को क्या करूँगा, टारगेट करूँगा और मैं इसमें बोलूँगा TAC मतलब टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो, सेंटर कर दो। फॉन्ट साइज मैं इसको दे दूंगा 4 वी मिन से क्या होता है ये चीज़ अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। और उसके बाद अब मैं इसको कलर भी दे दूंगा, ठीक है। इसका फॉन्ट कलर मैं इसको दे दूंगा ये वाला कलर, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। हमने यहाँ पर अपने टाइटल वाले एलिमेंट को भी क्या कर लिया है, डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है भाई। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, डॉट रॉ वाले डिफ को क्या करूँगा, टारगेट करूँगा और रॉ के अंदर मैं सबसे पहले बोलूँगा DF मतलब डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। AIC मतलब अलाइन आइटम क्या कर दो, इसका सेंटर कर दो। विद मैं इसको दे दूंगा 100% की, विद इसको कितनी दे दूंगा, 100% की दे दूंगा। और उसके बाद मैं लिखूंगा JCSB, इसका क्या मतलब होता है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कि भाई पहले एलिमेंट और आखिरी वाले एलिमेंट में कोई स्पेस नहीं होगी, लेकिन जो बीच वाले एलिमेंट्स होंगे उनमें आपको स्पेस बिटवीन दिखेगा, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। तो मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ भी दे दी हैं। उसके बाद मैं डॉट रॉ लिखूंगा, डॉट रॉ के बाद मैं बोलूँगा डॉट रॉ के अंदर है डॉट कॉलम और डॉट कॉलम के अंदर एक IMG का टैग। इन IMG की टैग पर आपने क्या करना है, इनको विड्थ दे देनी है 80% की, ठीक है। सिर्फ इतना काम करना है। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरी इमेजेस क्या हो चुकी हैं, बिल्कुल सेट हो चुकी हैं, ठीक है भाई, ज़बरदस्त। मेरा यहाँ पे हेडिंग टैग भी आ चुका है, इसके नीचे ये अंडरलाइन भी आ रही हुई है। मेरे यहाँ पे बटन्स ऑलरेडी क्या हुए हुए हैं, डिज़ाइन हुए हैं। क्यों, क्योंकि मैंने उनको सेम क्लास क्या दी है, BTN की, और BTN की क्लास मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर चुका हूँ, स्टाइल कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम स्टाइलिंग इन पर अप्लाई हो चुकी है। अब अगर आप ज़रा हमारे प्रोजेक्ट में गौर से देखो तो यहाँ पर यार ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है ये गलत आ रहा है यार, ये मुझे नहीं चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं यहाँ पर ऊपर आऊँगा और ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉडी, ठीक है, बॉडी, और बॉडी के बाद मैं लिखूँगा ओवरफ्लो एक्स, ठीक है। ओवरफ्लो एक्स में इसका क्या कर दूंगा, हिडन। जैसे ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो देखो यहाँ से मेरा ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार था वो यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। हमने इसको भी क्या कर लिया है, सेट कर लिया, ठीक है। अब हमने अपनी इमेजेस को भी क्या कर लिया, सेट कर लिया। और अब मैं बोलूँगा डॉट रॉ और डॉट कॉलम वाले डिव को क्या करो, टारगेट कर लो। इस पर क्या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, सबसे पहले मैं बोलूँगा DF मतलब डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। फ्लेक्स डायरेक्शन इसका मैं कर दूंगा कॉलम, FDC, ठीक है। बल्कि फ्लेक्स डायरेक्शन मुझे शायद पूरा लिखना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन इसका क्या कर दो, कॉलम कर दो, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन में इसका कॉलम कर दूंगा। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आखिरी जो प्रॉपर्टी दूंगा इसको वो दूंगा AIC मतलब अलाइन आइटम्स क्या कर दो, इसके सेंटर कर दो, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेंटर में आ चुकी हैं, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई डॉट इवेंट्स डॉट ड्रॉ, कि भाई ये जो इवेंट्स वाला जो मेरा सेक्शन है इसके अंदर जो डॉट ड्रॉ वाला जो मेरा डिव है इसमें आपने क्या करना है, मार्जिन टॉप आपने इसको दे देनी है 50 पिक्सल की, ठीक है। सिंपल ये चीज़ आपने देनी है। उसके बाद मैं अपने H4 को क्या करूँगा, टारगेट करूँगा। और H4 को टारगेट करने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई इसका फॉन्ट साइज़ क्या कर दो, 3 विन कर दो, ठीक है। फॉन्ट साइज़ इसका क्या कर दो, 3 विन कर दो। और उसके बाद मैं इसको कलर भी दे दूँगा। तो कलर मैं इसको यहाँ पे इसका जो फॉन्ट कलर है वो मैं इसको यही वाला कलर दे दूँगा। और इसके बाद मैं इसको दे दूँगा मार्जिन टॉप और बॉटम से मैं इसको दे दूंगा 20 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से मैं इसको दे दूंगा ऑटो, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। हमने अपने H4 को भी क्या कर लिया है, स्टाइल कर लिया है। और अब मैं अपने पैराग्राफ टैग को भी क्या कर लूँगा, यहाँ पे स्टाइल कर लूँगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई कलर, और इसका जो कलर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो #8F8E8E, ठीक है। ये वाला कलर मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा। और इसके बाद मैं इसको पैडिंग भी दे दूंगा। मैं पैडिंग इसको टॉप और बॉटम से दे दूंगा 0 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से मैं इसको दे दूंगा 40 पिक्सल की पैडिंग। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये सारी चीज़ें अप्लाई हो चुकी हैं। बस एक मसला आ रहा है, ये जो बटन है ना यार, ये बटन बहुत ज़्यादा इससे चिपक रहा है पैराग्राफ से। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे दूँ। तो मैं क्या बोलूँगा इसको, मैं ये बोलूँगा कि भाई डॉट इवेंट्स वाले सेक्शन के अंदर ये जो .btn वाली क्लास आपको किसी भी एलिमेंट पर दिख रही है, किस एलिमेंट पर है, एंकर टैग पर ही है, उस पर आपने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है, उसको आप मार्जिन टॉप से कितना दे दो, 30 पिक्सल दे दो। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो ये यहाँ से मार्जिन टॉप से नीचे हो चुके हैं, ठीक है। मैंने इस सेक्शन को जब भी क्लास दी थी, डॉट इवेंट्स की क्लास मैंने जब भी इसको दी थी ताकि मैं इन सारे एलिमेंट्स को ईजिली टारगेट कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ भी क्या कर ली है, अचीव कर ली है। अब सिंपल जो हमारा काम है वो क्या है, अपने फुटर को
फुटर का स्केलेटन बनाना। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और सेक्शन जैसे ही मेरा खत्म हो रहा है, मैं यहाँ पर अपने HTML5 के सिमेंटिक एलिमेंट्स में हमारा एक और सिमेंटिक एलिमेंट होता है फुटर के नाम से, तो मैं उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। और फुटर में मैं इसको पैराग्राफ टैग एक दे दूंगा सबसे पहले, और यहाँ पे मैं दे दूंगा लॉरेम 12, ठीक है। एक यहाँ पे ये पैराग्राफ टैग दे दूंगा, और यहाँ पर एक और पैराग्राफ टैग दे दूंगा जिसमें मैं लिख लूँगा यहाँ पे कॉपी राइट, और उसके बाद मैं यहाँ पे @ का साइन यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2023 डी टेक्जीन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख लूँगा, ठीक है। कंट्रोल से सेव कर लूँगा और चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे जो फुटर में जो मैंने पैराग्राफ टैग इंक्लूड किए हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है भाई। अब हम अपने फुटर को क्या कर लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं अपने फुटर को क्या करूँगा, टारगेट करूँगा। फुटर को टारगेट करने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई फुटर की विड्थ क्या कर दो, 100% कर दो, ठीक है। मिन हाइट MH 200 पिक्सल, मिन हाइट इसकी मैं क्या दे दूंगा कि कम से कम इसकी हाइट कितनी रहनी चाहिए, 200 पिक्सल लेनी चाहिए। पैडिंग टॉप और बॉटम से मैं दे दूंगा 20 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से मैं दे दूंगा 80 पिक्सल, ठीक है भाई। उसके बाद मार्जिन मैं इसको कितनी दे दूंगा, 0 दे दूंगा। और बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड किस कलर का रहना चाहिए, ये वाला कलर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, TAC मतलब टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो, सेंटर कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लूँगा सेंटर, लिख लूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख लिया, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अब मैंने क्या करना है, अपने फुटर के जो पैराग्राफ हैं उनको टारगेट करना है। तो मैं बोलूँगा फुटर के अंदर जो पैराग्राफ टैग हैं उन पर आपने क्या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो आप उनका टेक्स्ट कलर क्या कर दो, #FF मतलब उनका कलर क्या कर दो, वाइट कर दो। और मार्जिन उनको टॉप और बॉटम से दे दो 20 पिक्सल, ठीक है। और लेफ्ट और राइट से उनको मार्जिन कितनी दे दो, ऑटो दे दो, ठीक है। कंट्रोल से सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मेरा फुटर भी क्या हो चुका है, बिल्कुल स्टाइल मैंने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट अपना प्रोजेक्ट कर लिया है। बस एक चीज़ हम यहाँ पे और कर लेते हैं कि भाई मुझे अपनी इमेजेस में क्या लगाना था, एक होवर इफेक्ट लगाना था कि भाई जब भी मैं अपनी इमेजेस को क्या करूँ, होवर करूँ, तो वो क्या हो, एकदम से आपको यहाँ पर ये होवर इफेक्ट मिले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी मैंने IMG टैग यूज़ करे हैं, जितनी भी इमेजेस यूज़ करी हैं, आपने उन पर क्या करना है, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी के अंदर मैं बोलूँगा ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के बाद मैं लिखूंगा 0.3 सेकेंड, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा ईज, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा जैसे ही मेरी इमेज पर क्या किया जाए, होवर किया जाए, तो आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म का मैं फंक्शन यूज़ करूंगा। और ट्रांसफॉर्म के फंक्शन के अंदर मैं यूज़ करूंगा स्केल का फंक्शन। स्केल का फंक्शन क्या काम करता है, इसमें आप 1 से अगर बड़ी वैल्यू देते हो तो इसका जो एक्चुअल साइज होता है ये उससे उसको मल्टीप्लाई करा देता है, ठीक है। और अगर 1 से छोटी वैल्यू देते हो तो ये उससे क्या करता है, मल्टीप्लाई करा देता है। अब जब 1 से छोटी वैल्यू देते हो आप, तो आपकी जो इमेज का जो साइज होगा ना, जो एक्चुअल साइज होगा वो छोटा हो जाता है, ठीक है। और अगर 1 से थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू देते हो तो आपकी इमेज का जो एक्चुअल साइज होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो जैसे ही मैं इन इमेजेस पे क्या करूंगा, होवर करूंगा, देख रहे हो मेरी इमेजेस का साइज क्या हो रहा है, एकदम बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा स्केल का फंक्शन। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बना चुके हैं। क्या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है? नहीं, इसमें थोड़ा सा अभी मसला आएगा और उसको अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट पर जैसे क्लिक करूँगा तो यार ये तो हमने देख लिया था कि हमारा हेडर जो है वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो देखो ये चीज़ मेरी थोड़ी सी बिगड़ रही है। मैं ये चाहता हूँ कि यार मोबाइल डिवाइसेस में क्या हो, एक टाइम पर एक कार्ड दिखे, ठीक है। ये 2 कार्ड्स एक साथ आ जाएंगे तो यार ये अजीब सा ही हो जाएगा, देख रहे हो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिवनेस नहीं हो रही है, ठीक है। और मेरा ये जो फुटर है ये भी बड़ा अजीब सा आ रहा है। तो मैं दोनों चीज़ों को क्या कर लेता हूँ, जल्दी से क्या कर लेता हूँ, स्टाइल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा अपनी CSS की फाइल में, और यहाँ पर मैं मीडिया क्यूरीज लिख लूँगा, @media लिखूँगा, मीडिया स्क्रीन के बाद मैं लिखूँगा एंड के बाद मैं ये पैरेंथेसिस लगाऊंगा। पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूँगा मैक्स विड्थ, ठीक है। कि भाई जब भी मेरी मैक्स विड्थ क्या हो जाए, मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ दे दूंगा 700 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। जब भी मेरी मैक्स विड्थ क्या हो जाए, 700 पिक्सल हो जाए, तब आपने इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देना है। डॉट रॉ में मैं दे दूंगा, सबसे पहले इसका क्या कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन इसका क्या कर दो, कॉलम कर दो, ठीक है। सिर्फ ये प्रॉपर्टीज में हमने देनी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ज़रा यार यहाँ से नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, डॉट रॉ, और डॉट रॉ के बाद मैं बोलूँगा डॉट कॉलम। इन पर क्या प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई करनी है, मार्जिन टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल दे दो, और लेफ्ट और राइट से इनको कितना दे दो, ऑटो दे दो, ठीक है भाई। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि भाई डॉट कॉलम के अंदर जो मेरे IMG हैं, जो इमेजेस हैं मेरी, ठीक है, उन पर आपने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, उनकी मैक्स विड्थ आपने कितनी
सेट कर देनी है, 90% सेट कर देनी है। ठीक है, ये हमने ये काम भी कर लिया है। और उसके बाद अब जो हमारा आखिरी काम है वो हम क्या करेंगे, हम अपने फुटर को स्टाइल कर लेंगे। तो मैं बोलूँगा कि भाई फुटर को आपने क्या करना है, फुटर पर आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि उसकी जो पैडिंग है वो आप कितनी कर दो, 10 पिक्सल कर दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और चलकर आपको दिखाऊंगा। तो अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हो चुका है। देख रहे हो यहाँ पर ये कार्ड्स भी मैंने इनको क्या कर लिया है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव कर लिया है, आप देख सकते हो बिल्कुल। और यहाँ पर मेरा फुटर भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव टूर एंड ट्रैवल वेबसाइट हम यहाँ पे बना चुके हैं। होपफुली आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट में ज़रूर कोई ना कोई न्यू चीज़ ज़रूर सीखी होगी। ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। और यार जल्दी से एक और काम भी कर लेते हैं, वो ये कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को नेटलीफाई पे होस्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर नेटलीफाई पे जाऊँगा और नेटलीफाई पे जाने के बाद ये जो पहला लिंक आ रहा है, आपने इस पहले लिंक पे चले जाना है। अगर आपने अभी तक अगर आपने इस वेबसाइट पर अगर आपने अपना अकाउंट नहीं रजिस्टर करा है तो जल्दी से साइन अप कर लो और लॉगिन कर लो। जैसे ही आप अपना यहाँ पर अकाउंट रजिस्टर कर लोगे, लॉगिन कर लोगे, आपके पास ये ऑप्शन आएगा ऐड न्यू साइट्स का। आपने इस ऐड न्यू साइट्स पे क्लिक करना है और डिप्लॉय मैन्युअली पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको बोलेगा कि भाई मुझे क्या कर दो, वो फोल्डर दे दो जो भी आप यहाँ पर होस्ट करना चाहते हो। आप यहाँ पर आओ, इन सारी फोल्डर्स को, जो चीज़ें आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहे हो, इन सारी फाइल्स को, फोल्डर्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और कंप्रेस टू जिप फाइल पे क्लिक कर देना है। तो ये जिप फाइल आपकी यहाँ पे बन जाएगी। आपने इस जिप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं index.html के नाम से इस जिप फाइल का नाम रख दूंगा। ठीक है, जैसे ही आपके पास ये जिप फाइल बन जाए, आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ड्रैग करना और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये एक कीमती मिनट लेगा और इस एक कीमती मिनट में ये आपकी वेबसाइट को क्या कर देगा, होस्ट कर देगा। देखो इसने मेरी वेबसाइट क्या कर दिया, होस्ट कर दिया। जैसे ही वेबसाइट होस्ट हो जाए, आपने साइट कॉन्फ़िगरेशन में आना है। साइट कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपने चेंज साइट नेम पे क्लिक करना है। देखो इसने कितना बेकार सा नाम आपको दिया था, अब आप अपनी मर्जी का नाम कोई भी दे सकते हो, वही आपका URL भी बन जाएगा। मैं यहाँ पे दे दूंगा techzine-tour। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पे URL दे दूंगा और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो मेरी वेबसाइट का जो URL है वो क्या सिलेक्ट हो चुका है, techzine-tour.netlify.app। जैसे ही मैं इस URL पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर मेरी वेबसाइट क्या हो चुकी है, कंप्लीट होस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आप ये लिंक किसी को भी सेंड कर सकते हो और कोई भी आपका ये प्रोजेक्ट अपने मोबाइल में, अपने PC में, अपने लैपटॉप में, हर जगह इस प्रोजेक्ट को देख सकता है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। होपफुली आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।